नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका शारदा क्लासेस सीकर पर। अधीनस्थ बोर्ड के पुराने पेपर्स की सीरीज चल रही थी। आज नेक्स्ट पेपर देखते हैं इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेटर, या अगर हम देखें तो इसे बोलते हैं आर्थिक अन्वेषक भर्ती परीक्षा या उद्योग विभाग भर्ती परीक्षा 2018 की। ये इसका जो एग्ज़ाम हुआ था वो था 25 मार्च 2019 को। पेपर कोड की देखें तो 57 है इसका पेपर कोड। और इसमें राजस्थान जीके या जनरल नॉलेज से जितने भी क्वेश्चंस हैं सामान्य ज्ञान से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे हम सिर्फ। पहले क्वेश्चन की बात करें तो इनमें से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। तो इनमें से कौन सा है जो चित्तौड़गढ़ में स्थित नहीं है? विजय स्तंभ तो चित्तौड़गढ़ में है, कीर्ति स्तंभ भी चित्तौड़गढ़ में है, कुंभा महल भी चित्तौड़गढ़ में है, लेकिन मोती महल जो है ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित नहीं है। इसके अलावा अगर हम देखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग में और कौन कौन से महल हैं, तो कुंभा महल तो है ही इसमें। विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ के अलावा रतन सिंह का महल भी है, गोरा बादल का महल है, पद्मिनी का महल है, संत रैदास की छतरी भी है, भीनमल भीमलत कुंड भी है, यहाँ पे मीरा का मंदिर है, मौर्यकालीन हाथी कुंड है। ये कुछ और भी हैं इस दुर्ग के अंदर जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम देखें चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, उसको दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान का गौरव कहा जाता है। और ये गंभीर और बेडस नदियों के संगम मेसा के पठार पर स्थित है। इसका निर्माण है वो चित्रंगद मौर्य ने करवाया था। ये कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अजमेर नगर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी? तो अजमेर नगर की स्थापना है वो 1113 ईस्वी में अजय राज ने की थी। अजय राज ने जब 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की तो चौहानों की राजधानी है वो अजमेर को बना लिया था। लेकिन इससे पहले अगर देखा जाए तो अजमेर की राजधानी वो इनमें से कौन सी थी? सांबर, नाडोल, जालोर या रणथंभौर। तो उससे पहले थी सांबर। तो अजमेर की स्थापना से पहले अजमेर के चौहानों की जो राजधानी थी वो सांबर हुआ करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा त्योहार श्रावण के महीने में नहीं आता है? नागपंचमी है, ये श्रावण के महीने में आता है। तीज भी श्रावण के महीने में आता है, रक्षाबंधन भी आता है। कृष्ण जन्माष्टमी है, ये श्रावण में ना आकर भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को आता है। तो ये है श्रावण के महीने में नहीं आने वाला। नेक्स्ट देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा कौन थे? महाराजा जसवंत सिंह, महाराजा अभय सिंह, महाराजा तख्त सिंह, महाराजा अनूप सिंह। तो इसमें अगर हम देखें तो महाराजा तख्त सिंह जो हैं ये 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के महाराजा थे। और अगर पॉलिटिकल एजेंट की बात करें तो मैक यशन है, वो इस टाइम पे पॉलिटिकल एजेंट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान के किस ऐतिहासिक स्मारक को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है? तारागढ़ का किला, जंतर मंतर वेधशाला, आमेर की हवेलियां, हवा महल। तो जंतर मंतर वेधशाला जो है ये हेरिटेज सूची में या राजस्थान की हेरिटेज सूची में शामिल होने वाली पहला है। जयपुर का जो जंतर मंतर है वो 2010 में इसको सबसे पहले यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया था। और ये जो जंतर मंतर वेधशाला है इसका निर्माण महाराजा सवाई जयसिंह सेकंड ने 18वीं शताब्दी में किया था, 1724 से लेके और 1734 तक। इसको इनका जो शासनकाल था इस टाइम पे इसको बनवाया गया था। महाराजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की जो जंतर मंतर वेधशाला है इसके अलावा भी 4 और वेधशालाएं बनाई थी, उज्जैन में, दिल्ली में, जयपुर में, बनारस और मथुरा में। सबसे पहले इन्होंने उज्जैन वाली बनाई थी। आज के टाइम पे अगर देखें तो जयपुर और दिल्ली वाली ये 2 ही वेधशालाएं हैं जो अभी प्रेजेंट में है, बाकी तो सारे खंडर बन चुके हैं। तो आप और भारत की 23वीं, अगर ये देखा आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो ये जंतर मंतर वेधशाला ही है जयपुर की। और भारत की पूछा जाए तो भारत की 23वीं सांस्कृतिक धरोहर है। राजस्थान की तो पहली है और भारत की 23वीं। नेक्स्ट देखते हैं। लांगूरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है? पुष्कर मेले, दशहरा मेला, भरथरी का मेला या कैला देवी का मेला। तो लांगूरिया जो है ये कैला देवी के मेले में गाया जाने वाला गीत है। लांगूरिया गीत जो यहाँ के जो कैला देवी है यादव वंश की कुल देवी है।
और इस यहाँ पे महान जो मेला बढ़ता है, इस मेले में लांगुरिया गीत गाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान का कौन सा जिला फट चित्रांकन के लिए प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा, जयपुर, कोटा, प्रतापगढ़। तो राजस्थान का जो भीलवाड़ा है, राजस्थान के भीलवाड़ा जिले का जोशी परिवार जो है वो फट चित्रण के लिए बहुत ही फेमस है। और फट चित्रण में होता क्या है कि देवी देवताओं का चित्रण किया जाता है कपड़े पर। श्रीलाल जोशी और पार्वत जोशी हैं वो प्रसिद्ध चित्रकलाकार भी हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देलवाड़ा मंदिरों के समूह में मंदिर हैं। देलवाड़ा के 5 जैन मंदिर प्रसिद्ध हैं ही, सबको ही पता होगा ये तो। नेक्स्ट हम देखते हैं, जयपुर की स्थापना के समय वहां का प्रमुख वास्तुकार एवं नगर नियोजक कौन था? मंडन मिश्र, विद्याधर भट्टाचार्य, राजवल्लभ या दीपक। तो जयपुर के समय जयपुर नगर की जो स्थापना की थी उसका शिल्पीकार, वास्तुकार या नियोजक अगर देखा जाए तो वो है विद्याधर भट्टाचार्य। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इस शहर का जो डिजाइन है वो बंगाल के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य से कराया था। नेक्स्ट हम देखते हैं, गणेश्वर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? चूरू में, हनुमानगढ़ में, सीकर में या झुंझुनू में। गणेश्वर सभ्यता जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में है। सीकर जिले में कांतली नदी के किनारे, नीमका थाना सीकर में पड़ता है, यहाँ पे है। 1977 में इसकी यहाँ की जो गणेश्वर सभ्यता है इसकी खोज रतनलाल अग्रवाल ने की थी। इसमें गणेश्वर सभ्यता से रिलेटेड एक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया एग्जाम्स में ये वे है कि ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी किसे कहा जाता है? तो गणेश्वर सभ्यता को ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो तांबे से रिलेटेड जो यहाँ का जो तांबा था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में भी ट्रांसफ़र किया जाता था, भेजा जाता था, इसलिए इसको ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी माना जाता है। गणेश्वर सभ्यता का अगर काल पूछ लिया जाए तो 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व, ये भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है। 3000 ईस्वी पूर्व से 2800 ईस्वी पूर्व है इसका कार्यकाल। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे राजस्थान के कबीर के नाम से जाना जाता है? दादू दयाल, बाबूजी, गोगाजी या रामदेव जी। तो दादू दयाल जो हैं इनको माना जाता है राजस्थान के कबीर। दादू दयाल जो हैं संत दादू, इनका जन्म अहमदाबाद गुजरात में हुआ था और इनकी जो मुख्य पीठ राजस्थान में अगर हम बात करें तो नरेना जयपुर में पड़ती है। और इनके पंथ में अगर हम जैसे शिष्य बनाने को यहाँ पे चेला मुंडना कहा जाता है, इनके मंदिर को दादू द्वारा कहा जाता है और इनकी सत्संग को खोदरी भी कहा जाता है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अकबर ने प्रताप को समझाने के लिए सबसे पहले किसे भेजा था? अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए 4 अलग अलग लोगों को भेजा था। तो इनमें से इन चारों को ही भेजा था, मानसिंह, भगवान दास, जलाल खां और टोडरमल। लेकिन इसमें से सबसे पहले किसको भेजा था? तो सबसे पहले भेजा था जलाल खां को। उसके बाद दूसरे नंबर पे भेजा था, पहले नंबर पे जलाल खां को भेजा था, दूसरे नंबर पे मानसिंह को भेजा था। मानसिंह से रिलेटेड कई कहानियाँ आती है। ऐसा कहते हैं कि मानसिंह जब आए थे तो उनको खाने पे प्रताप ने बुलाया था और उनके साथ खाना ना खाने की वजह से मानसिंह नाराज होकर चले गए थे। उन्होंने ऐसा कह दिया था कि मानसिंह के फैमिली से अकबर के साथ वैवाहिक संबंध है तो हम ये हमारे उसमें नहीं आते हैं। तीसरे नंबर पे भेजा था मानसिंह के ही पिता को, भगवान दास को, और चौथे नंबर पे भेजा था टोडरमल को। उसके बाद हल्दीघाटी का युद्ध हुआ था अकबर और प्रताप के बीच में। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के कौन से ताम्रपत्र से रानी करमवती द्वारा जौहर के प्रमाण पत्र मिलते हैं? तो आहट ताम्रपत्र, खरेदा ताम्रपत्र, पुर ताम्रपत्र या चिकली ताम्रपत्र। तो ये मिलते हैं पुर ताम्रपत्र से। आंसर हो जाएगा सी, पुर ताम्रपत्र से। नेक्स्ट देखते हैं, राज विनोद का रचयिता कौन था? नरोत्तम, सदाशिव भट्ट, श्यामल दास, किशोर दास। तो राज विनोद के रचयिता हैं सदाशिव भट्ट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राज विनोद, राज रत्नाकर, ये दोनों ही इनकी लिखी हुई हैं।
राज सिंह द्वितीय, जो राज सिंह उदयपुर के राजा थे, इनके दरबार में सदाशिव भट्ट रहा करते थे। राज विनोद और एक वीर विनोद भी है, वीर विनोद के रचयिता हैं वो श्यामल दास थे। वीर विनोद श्यामल दास के द्वारा लिखी गई है और राज विनोद है वो सदाशिव भट्ट के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं, गोविंद गिरी के नेतृत्व में हुए भील आंदोलनों को किस नाम से जाना जाता है? एकी आंदोलन, शुद्धि आंदोलन, भगत आंदोलन या जनजाति आंदोलन? तो इनको बोला जाता है भगत आंदोलन। गोविंद गिरी के नेतृत्व में जो हुआ है उसे भगत आंदोलन बोला जाता है। गोविंद गिरी जो हैं, इन्होंने 1883 में सम सभा की स्थापना की थी और इनका जो प्रतीक था, आंदोलन का प्रतीक था, वो त्रिशूल और घोड़े थे। सम सभा का जो पहला सम्मेलन है वो 1903 में मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा में हुआ था और 1913 में मानगढ़ पहाड़ी पर ही सम सभा का सम्मेलन चल रहा था। तब पुलिस द्वारा इन पर गोलियां चलाई गई थी, जिसमें बहुत सारे सैनिक या भील सैनिक थे वो शहीद हो गए थे। इसलिए इस कांड को मानगढ़ हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं 17वां क्वेश्चन, भारत सरकार ने 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन इनमें से किस सरकार को सौंपा था? तो ये सौंपा गया था बम्बई को। ऑप्शन नंबर बी, बम्बई को सौंपा था 5 जनवरी 1949 को सिरोही का प्रशासन। नेक्स्ट देखते हैं, वागड़ के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? तो वागड़ के गांधी के रूप में जाना जाता है भोगीलाल पांड्या को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भोगीलाल पांड्या। भूरेलाल और भोगीलाल पांड्या ने 1944 ईस्वी में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी और 1946 में भोगीलाल पांड्या की अध्यक्षता में इस प्रजामंडल का पहला सम्मेलन हुआ था और इसलिए इन्हें वागड़ के गांधी के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ नरेंद्र बाला किस शहर से संबंधित हैं? तो जयपुर, कोटा, बीकानेर, जोधपुर। तो ये संबंधित है कोटा शहर से, नगेंद्र बाला। नेक्स्ट देखते हैं, चंपाकली आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? सिर पर, माथे पर, नाक या गर्दन पर? तो चंपाकली है ये गर्दन पे पहने जाने वाला आभूषण है। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखें, तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? टोंक में, जयपुर में, चित्तौड़गढ़ में, जालोर में? तो बस्सी वन्य जीव अभ्यारण्य है ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। इसमें औरई और ब्राह्मणी नदी का उद्गम भी है और ये जो अभ्यारण्य है ये जंगली बाघों के लिए प्रसिद्ध है। जो बस्सी अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ में, ये जंगली बाघों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य कौन से जिले में स्थित है? तो ये स्थित है बूंदी जिले में। रामगढ़ विषधारी वन्य जीव अभ्यारण्य ये बूंदी जिले में स्थित है। यह सांप, और इसको विषधारी क्यों बोला जाता है? यहाँ पे सांप बहुत ज्यादा है, सांपों के लिए प्रसिद्ध है और इसे रणथंभौर के बाघों का कच्चा घर भी कहा जाता है। जो रणथंभौर के बाघ हैं वो यहाँ पे भी आते हैं, तो इनको इनका कच्चा घर भी कहा जाता है इसको। भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली पहाड़ियों में कितनी प्रतिशत वनाच्छादित होनी चाहिए? 33%, 20%, 65% या 50%? तो भारतीय वन नीति के अनुसार अरावली की पहाड़ियों में 65% वनाच्छादित होनी चाहिए। नेक्स्ट देखें तो निम्नलिखित में से कौन सा कैर व थोर का पसंदीदा प्राकृतिक निवास क्षेत्र है? तो ये है पर्वतीय व वर्षा क्षेत्र, रेतीले मैदान, जलीय या फिर जमाव क्षेत्र। तो ये है रेतीले मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदाएं लिथोसॉल्स भी कहलाती है? दोमट मृदाएं, मृस्थलीय मृदाएं, पर्वतीय मृदाएं, लाल मृदाएं। तो जो पर्वतीय मृदाएं होती हैं उनको लिथोसॉल्स भी कहा जाता है।
तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लिथोसॉल्स, पर्वतीय मृदाओं को। शुष्क जो मृदा होती है उसको एरिडोसोल्स कहते हैं, पर्वतीय मृदा को लिथोसोल्स कहते हैं, शुष्क मृदा को एरिडोसोल्स कहते हैं, जलोढ़ मृदा को अल्फीसोल्स कहते हैं, बलुई मृदा को एरिसोल्स कहते हैं, काली मृदा को वर्टिसोल्स कहते हैं, और लाल चिकनी जो मृदा होती है उसको इंसेप्टिसोल्स कहते हैं। तो ये कुछ मृदाएं हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें से कौन सा BSHW प्रकार की जलवायु है। तो BSHW जो है कोपेन के द्वारा वनस्पति को जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है वनस्पति के अनुसार। तो BSHW जो है वो किस प्रकार की है, इनमें से कौन सा वो BSHW प्रकार की जलवायु को दर्शाता है, जालोर, गंगानगर, बीकानेर या डूंगरपुर। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, जालोर। इसका जो विस्तार है ये गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, लूनी बेसिन तथा शेखावाटी क्षेत्र में भी है। नेक्स्ट देखते हैं जाखम, माही तथा एरू तीनों नदियां राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले का निरूपण करती हैं? उदयपुर का, टोंक का, प्रतापगढ़ का, करौली का। तो ये करती हैं प्रतापगढ़ का। जाखम, माही और एरू तीनों नदियां राजस्थान में प्रतापगढ़ जिले का निरूपण करती हैं। थॉर्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? तो थॉर्नवेट के अनुसार जो CAW है, CAW ये बांसवाड़ा व डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाते हैं। इसको उप आर्द्र अथवा शुष्क एवं आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश भी कहा जाता है। EAD जो है इसको उष्ण शुष्क कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है, और DBW जो है इसे अर्ध शुष्क कहा जाता है। DAW ये जो है इसे हम DAW जो है इसे उष्ण आर्द्र कहा जाता है। तो ये 4 थॉर्नवोट ने भी तापमान, वाष्पीकरण और वर्षा के आधार पर राजस्थान को 4 भागों में बांटा है। जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि थॉर्नवोट, बांसवाड़ा और डूंगरपुर की जलवायु है वो किस में आ गई? CAW में। बांसवाड़ा डूंगरपुर के अलावा माउंट आबू और हाड़ौती का क्षेत्र भी इसी में आता है। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन की बात करें तो राजस्थान की किस नदी को मसूरदी नदी भी कहा जाता है? कांतली को, कालनी को, मैंथा को या जाखम को। तो ये कहा जाता है कालनी, यहाँ कालनी लिखा हुआ है, कालनी या इसको काकनेई नदी भी कहा जाता है। काकनी या काकनेई नदी भी कहा जाता है। जैसलमेर जिले में बहती है ये नदी और इसको मसूरदी नाम से भी जाना जाता है। कालनी या काकनेई भी लिखा मिल सकता है आपको, काकनी भी लिखा हुआ मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में नदी नहीं है? तो राजस्थान के 2 ही जिले ऐसे हैं, चूरू और बीकानेर, जहाँ पे कोई भी नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट 56 बेसिन निम्नलिखित में से राजस्थान के किस भौतिक प्रदेश का भाग है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का, अजमेर, पाली, सिरोही का, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ का, झालावाड़, बूंदी, कोटा का। तो बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ का भाग है ये। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से 56 बेसिन कहा जाता है। बैराट में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? जयपुर, अलवर, अजमेर या टोंक। तो बैराट में अजमेर जिला जो है ये सम्मिलित नहीं है। अलवर, जयपुर और टोंक ये तो बैराट के क्षेत्र में आ जाते हैं। राजस्थान की कितने किलोमीटर सीमा पाकिस्तान से लगती है? तो 1070 किलोमीटर सीमा राजस्थान के 4 जिलों से जो टच करती है ये पाकिस्तान से लगती है। अगर राजस्थान की टोटल सीमा की बात करें तो वो है 5920 किलोमीटर, जिसमें से 1070 ये अंतर्राष्ट्रीय या हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान से लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं राजस्थान का कौन सा जिला IWRM के लिए चयनित नहीं था? पाली, सीकर, चूरू या जयपुर। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो IWRM है ये है क्या। IWRM की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट।
इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट। ये इसकी जो शुरुआत की गई है राजस्थान में, इसमें 82 ब्लॉक्स आते हैं, 3182 ग्राम पंचायतें आती है और 11 जिले आते हैं। 11 जिलों में सीकर, चूरू, पाली, झुंझुनू, बीकानेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर और राजसमंद है। तो इनमें आपने देखा कि कौन सा जिला है जो नहीं है। पाली है बिल्कुल, सीकर भी है, चूरू भी है, जयपुर जिला इसमें नहीं आता है। तो IWRM या इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट जो स्कीम चलाई गई थी, इस स्कीम में जयपुर जिला सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, बूंदी तहसील के लिए कौन सी सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है? बिसलपुर परियोजना, जाखम परियोजना, जवाई परियोजना, गुड्डा परियोजना। तो बूंदी तहसील के लिए गुड्डा परियोजना की सिंचाई परियोजना निर्मित की गई है। नेक्स्ट हम देखते हैं, चूलिया जलप्रपात के नीचे की ओर राजस्थान में कौन सा बांध बना हुआ है? ज्वार सागर, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर बांध या नांगल बांध। तो चूलिया जलप्रपात जो है उसके नीचे राणा प्रताप सागर बांध बना हुआ है। चंबल नदी पर चार बांध है, कोटा बैराज, जवाहर सागर, राणा सागर तथा गांधी सागर बांध बने हुए हैं। गांधी सागर बांध जो है वो MP में बना हुआ है, बाकी ये 3 जो है वो राजस्थान में बने हुए हैं। लेकिन चूलिया जलप्रपात है, ये चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में आता है और ये राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ में है और इसी के नीचे बना हुआ है राणा प्रताप सागर बांध। नेक्स्ट हम देखते हैं, कांकरेज की एक नस्ल है। कांकरेज है वो किसकी नस्ल है? ऊंट की, बकरी की, भैंस की, गाय की। तो जो कांकरेज है वो राजस्थान में एक गाय की नस्ल है। अगर राजस्थान में 20वीं जनगणना अभी हुई है 16 अक्टूबर 2019 को, जो 20वीं जनगणना है उसके अनुसार देखा जाए तो गायों का राजस्थान में देश में 6वां स्थान है और 139.12 लाख गायें इस जनगणना के अनुसार राजस्थान में है। अगर उस पिछली जनगणना के 19वीं जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 5वां स्थान था, लेकिन अब 6वां हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान में कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है? फर्स्ट A जो है ये सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी pH प्राक्सारीय मृदा की सूचक है? 2.3 से 3.6, 7, 4.2 से 4.8 या 8 से ऊपर। तो 8 से ऊपर की जो रेंज आती है वो क्षारीय मृदा की सूची में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है? 5 जुलाई, 11 जून, 5 जून या 11 जुलाई। 5 जून जो है ये विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में सबसे पहले 5 जून 1974 को मनाया गया था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी कि मनाना चाहिए।